कैसे हैं साहब? बिल्कुल फाइन। लाइफ कैसी चल रही सर? अभी लाइफ बहुत ही तो वैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट 2-3 महीने करने के बाद जब सबमिट किया तब पैसे नहीं मिले। और ये विजन तब आया कि अपन कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करें ना कि रात में अपन सो रहे हैं और पैसे बन रहे हैं। आप जाओ पिच करो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वीसी फंडिंग मिलती है, ये सब नहीं था। तो व्हाट आई हैव, तो मेरे पास एक ही चीज़ था कि भाई मैं ना स्पेसिफिक निश को फोकस करता हूँ। तो अभी बहुत सारे हाइपर स्केलर हैं, उसके नाम नहीं बता सकते, बट उनका वो आपके पास क्यों आएंगे? मतलब कि ऐसा कोई यूएसपी है या फिर रिलेशनशिप पे आएंगे लोग? आपने अपना खुद का डेटा सेंटर बना रखा है या फिर किसी और की पार्टी के थ्रू आप लेके देन आप काम करते हो? नहीं, हमने लिंक्डइन इज अ वेरी गुड टूल। लिंक्डइन से मैंने रिमोट हायरिंग चालू की। आई माई सेल्फ लास्ट 14 साल तक मैं ही खुद एचआर हूँ। कभी कभी ना ग्लोबल टैलेंट अपने को नहीं मिलेगा। मतलब यू आर सेइंग अबाउट, अभी मेरे को क्लाउड सर्विसिंग बेचनी है, मेरे को आपको बिजनेस करना है। इसमें मैं तो आपको ऐसा बोलूंगा कि अभी जाकर आप मेरे साथ पार्टनर करना है। देवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद अभिषेक जी इन्वाइट करने के फाउंडर्स लिए। टीम के अंदर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं साहब? बिल्कुल फाइन। लाइफ कैसी चल रही सर? अभी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग चल रही है बिकॉज एआई का टाइम शुरू हो चुका है। इंडिया ने एआई अडॉप्शन चालू कर दिया है। तो अभी लग रहा है कि 15-16 साल की मेहनत के बाद यही राइट टाइम आया है कि जहां अपनी 100% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा। तो आपने 2009 में कंपनी की शुरुआत करी थी? 2009 में यस मैंने चालू कर दिया था कंपनी। होस्टिंग क्लाउड? नहीं, क्लाउड होस्टिंग है। डेटा एंट्री से अच्छा। बहुत ही फनी बात है कि हम कुछ दोस्त थे 2-3 लोग कॉलेज में, और दोस्त ने बताया कि यार कुछ तो कुछ करना है। तो हमने एक आउटसोर्स किया एक प्रोजेक्ट डेटा एंट्री का, और वो डेटा एंट्री हमने 3-4 महीने तक करते रहे। और वो डेटा एंट्री करते करते अपने को एक ऐसा होता है ना कि 2009 की बात है कि कंप्यूटर में कुछ तो काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लेंगे कॉलेज के साथ साथ। तो वैसे ही हमने ये प्रोजेक्ट किया, और वो प्रोजेक्ट 2-3 महीने करने के बाद जब सबमिट किया तब पैसे नहीं मिले। तो पैसे नहीं दिए? ये इतना ही मतलब ब्लंडर हो गया हमारे साथ कि फिर दोस्त भी नाराज़ हो गए। और ठीक है, मैंने अपने पॉकेट से कुछ तो कुछ उनको कंपेंसेट करने का ट्राई किया, कुछ पार्टी वार्टी दी, बट अगेन एक बहुत बड़ा लर्निंग मिल गया कि अभी ये जो डेटा एंट्री सारी हो रही थी, हम लोग जो डेटा एंट्री कर रहे थे, आगे जाके कुछ बड़ा होने वाला है। और वो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा अभिषेक होता है ना कि कभी हम लोग काम करते हैं और उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बट हम लोग ना कभी कभी भगवान को ऐसा दोष देते हैं कि यार भगवान क्या कर दिया मेरे साथ, ये हो गया, ब्लंडर हो गया। बट सही चीज़ है ना, ऊपर वाले ने मेरे साथ सोची थी कि ये डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट सिर्फ डेटा एंट्री है, बट ये आगे जाके तू डेटा के साथ ही करने वाला है। तो वो डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आने लगा कि अभी इतना पेनिट्रेट हो रहा है। जैसे 2009 की बात है, उसमें डेटा एंट्री का इतना इंपॉर्टेंस धीरे धीरे हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो रही थी। तो क्योंकि हम जैसे काफ़ी लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, फ्रीलांसिंग दिया जाता था कि आप लोग डेटा एंट्री करो, ये करो। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि 10-20 साल बाद आगे जाके डेटा का कितना इंपॉर्टेंस होगा, लोग इतना डेटा डालेंगे किधर, पहले ही पता चल गया? पहले ही पता चल गया, इंट्यूशन आ गया। यस यस यस। और मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रहा। हाँ। सीरियसली, आगे मैं आपको वर्क पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा, बट उसी टाइम पे समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा बिल्ड करना चाहिए देवर्स तेरे को कि वहाँ पे तू इंडिया में रह के इंडिया के लोगों का डेटा, इंडिजिनियस सॉवरेन क्लाउड, कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते। तब ऐसा कोई दिमाग में ऐसा नहीं था कि भाई क्लाउड जैसी कुछ चीज़ है। मैंने पढ़ने में भी ऐसा कुछ नहीं आया था क्लाउड कंप्यूटिंग, जस्ट एक थियरी था कि क्लाउड नाम की कोई चीज़ है, और ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क को ऐसे बना के एक क्या बोलते हैं सेंट्रल स्टोरेज ऐसा खड़ा कर सकते हैं। बट उस टाइम पे वेब होस्टिंग का थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि भाई वेबसाइट कैसे लॉन्च करेंगे, एसएमईज अपने वेबसाइट के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस बाय करते होंगे इंटरनेट से। तो फिर मैंने वो सर्चिंग चालू किया ये प्रोजेक्ट के बाद। तो मतलब कब फिर मतलब डेटा एंट्री करते करते कब बंद किया, फिर क्लाउड में कब? मैंने डेटा एंट्री तो पहला ही प्रोजेक्ट मतलब एक सुपर फ्लॉप रहा क्योंकि पैसे नहीं आए उसमें। हम लोग ने दिन रात लगा दिए, कभी कभी पूरे पूरी रात बैठ के हमने क्लाइंट के काम कंप्लीट किए। बट समझ में आ गया सर्विस इंडस्ट्री का तब से 2009 में शायद 2015-16 के बाद लोगों को पता चला कि सर्विस इंडस्ट्री का फ्यूचर थोड़ा रिस्क में है। मेरे को 2009 में पता चल गया
कि सर्विस इंडस्ट्री मतलब मर जाएगा, हाँ, बिकॉज आपके पास कुछ सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। और ये विजन तब आया कि अपन कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करें ना कि रात में अपन सो रहे हैं और पैसे बन रहे हैं। हम्म, सी दैट इज द विजन कि ऐसा अपन कुछ करते हैं हम्म, कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यही मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना हम लोग वेब होस्टिंग से चालू करें। फिर 2007-8 में ये मैंने डेटा एंट्री का काम 2-3 महीने किया। उसके बाद 2009 में मैंने कैंटेक की शुरुआत, जो फाउंडेशन स्टोन था वो मैंने रखा जस्ट विद माई। एक मेरे घर में एक कमरा था, एक पापा ने मेरे को सिस्टम दिया था और वो सिस्टम से मैंने कैंटेक चालू किया। और कैंटेक का भी एक कैंटेक नाम जो है उसके पीछे भी एक मतलब एब्रीविएशन है, ये कॉन्टाजियस एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ऐसा पूरा ये नाम है, इट्स कैंटेक। बट कॉन्टाजियस एडवांस नेटवर्क, कैन का मीनिंग ये होता है। तो मैं कुछ ना कॉन्टाजियस बनाना चाहता था फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मतलब 16-17 साल की एज में, कि ऐसा कुछ हो कोरोना वायरस जैसा कि जो हर जगह फैल जाए, राइट। सो इट्स अ नेटवर्क बेसिकली। करेक्ट। तो आप कितना बड़ा बना लिया मतलब बिजनेस? अभी 15-20 साल हो गए? 16 साल हो गए, 16 साल होने में। 16 साल हो गए। और 16 साल में अभी हमारा प्राइम फोकस अभी एंटरप्राइज है। शुरुआत में हमने जब चालू किया तब वी आर जस्ट सेलिंग नॉर्मल होस्टिंग, जैसे मैंने 100 MB का प्लान बेचा, 200 MB के प्लान बेचे फॉर अ नॉर्मल जो स्मॉल बिजनेस ओनर की वेबसाइट सिर्फ होस्ट हो सकती है, 1-2 ईमेल चल सकते हैं, इतना प्लान मैंने बेचा। उसके बाद आई कम टू नो इन 2012 कि अगर देखो दो ही चीज़ है, अगर आपके पास फंडिंग है तो आप स्केलेबल बिजनेस बनाओ। आजकल बहुत सारी ब्रांड्स चल रही है मार्केट में जो 200-300 रुपए के प्रोडक्ट बेच के एक मास में स्केल कर रही है। अगर मैं स्केलेबल बिजनेस नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज बूटस्ट्रैप है, खुद के पैसे लगे हुए हैं, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं थी, वो टाइम पे ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं था कि आप जाओ पिच करो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, VC फंडिंग मिलती है, ये सब नहीं था। तो व्हाट आई हैव, तो मेरे पास एक ही चीज़ था कि भाई मैं ना स्पेसिफिक निश को फोकस करता हूँ कि एंटरप्राइजेस या स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर है उसका पेन क्या है, वो कहाँ पे अभी हिंडर फेस कर रहा है, कहाँ पे वो मतलब परेशानी फेस कर रहा है। तो मैंने डिस्कवर किया कि ये बिजनेस को टैप करते हैं, ये मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि अभिषेक 2009 में अराउंड 30-40 मिलियन डॉलर का मार्केट था क्लाउड और वेब होस्टिंग का। आज 2026 में वो 60 बिलियन के आसपास है। आपका डेटा सेंटर कहाँ है? अभी मुंबई में हमारी 2 फैसिलिटी है, डेटा सेंटर है, पनवेल में ही है। हाँ, कितना बड़ा हो गया? अभी वो है कुछ तो लाइक 2 मेगावाट का बड़ा डेटा सेंटर है एंड दे आर दे AI रेडी डेटा सेंटर। हम लोग उसमें GPUs भी डिप्लॉय कर रहे हैं, CPUs भी डिप्लॉय कर रहे हैं और वो डेटा सेंटर के अंदर हमारी फैसिलिटीज है एंड वी ओन द पार्टनर डेटा सेंटर्स, वी डोंट ओन द डेटा सेंटर, हमारे खुद के डेटा सेंटर नहीं है बट द पार्टनर डेटा सेंटर है, वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज हम यूज़ करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट हम अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं। जीरो डाउन टाइम देते हो आप, मतलब वेबसाइट डाउन नहीं होगा? सर ये मार्केट में सफ़ेद झूठ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। जीरो डाउन टाइम, मैं देखो ऑनेस्टली बात करूंगा आपसे, मैं खुद इंडस्ट्री में 15-16 साल से सारा चीज़ देख रहा हूँ। ये एक मार्केटिंग टर्म है अभिषेक। मार्केटिंग टर्म ऐसा है कि लोग जीरो डाउन टाइम बोल के बेचते हैं। आप भी न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो अभी बहुत सारे हाइपर स्केलर हैं, उसके नाम नहीं बता सकते बट उनका भी डाउन टाइम आता है। अभी एक बड़े क्लाउड प्रोवाइडर का डाउन टाइम आया था, एयरपोर्ट बंद हो गए थे, ट्रेन नहीं चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही, डिस्ट्रप्शन हो गया था। तो क्या ये लोग भी अपने वेबसाइट में नहीं लिखते हैं कि जीरो डाउन टाइम? लिखते हैं बट डिलीवर नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे कैसे ऑनेस्टी के साथ हमारे जो एंटरप्राइज कस्टमर है उनसे बात करते हैं कि सर 99.97% हमारा अप टाइम SLA है। जहाँ पे अप टाइम SLA जब हम लोग क्लेम करते हैं तब वो हमारा हार्डवेयर भी हो गया, नेटवर्क भी हो गया, डेटा सेंटर भी हो गया और हमारा सपोर्ट भी हो गया। ये सारी चीज़ों का हम लोग 99.9% अप टाइम कवर करते हैं। बट एक डेटा सेंटर लगाने में सर पैसा कितना लगता है? मतलब उसमें बिजली, पानी, ठंडा, चिल्लिंग सब कितना? बहुत सारी चीज़ें, एप्लीकेशन तो महंगा। बहुत सारी चीज़। हमें अक्सर मेरे क्लाइंट या मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि देवर्ष भाई आपने 15-16 साल ये इंडस्ट्री में लगा दिए, आप खुद का क्यों नहीं बनाते? मैं एक ही आंसर देता हूँ कि इतना बड़ा स्केल नहीं है मेरे पास अभी कि खुद का इतना इन्वेस्टमेंट करूँ। क्योंकि अभिषेक आप राइट पूछ रहे हो कि डेटा सेंटर लगाने में मिनिमम से 500,000 करोड़ लग जाएगी हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने में। बाकी Tier 3 सिटीज़ में, Tier 2 सिटीज़ में या ऑफिसेज में बहुत सारे इन हाउस डेटा सेंटर वगैरह चलते हैं जो कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए में बन जाएगी, बट वो हाइपर स्केल नहीं है। और मेरा मकसद ये है कि तब तक मैं ये इंडस्ट्री में जैसे हमारे पास अच्छे पार्टनर है, जैसे L&T हो गया,
बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर है डेटा सेंटर में। तो क्यों ना हम, अब मेरा सिंपल फिलोसॉफी है, एज अ गुजराती बिजनेसमैन, आपने अभिषेक ने एक चीज़ बना ली तो मैं अभिषेक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करूंगा। जैसे अपन आज पॉडकास्ट में आए, मैं अपना पॉडकास्ट क्यों चालू करूँ, राइट? सो दैट्स ओनली करेक्ट करेक्ट करेक्ट। द वे आई एम थिंकिंग कि ऑलरेडी मार्केट में लोगों ने हजारों करोड़ डाल दिए अपने डेटा सेंटर बनाने में। नहीं बस जैसे मान लो ये AWS वगैरह इतना बड़ा सब तो इजीली, जैसे मेरे को कोई चाहिए होता है, जैसे मेरे वेबसाइट को होस्ट करना है तो वो तुरंत बोला एक बंदे को host कर दिया, AWS पे लगा दिया। करेक्ट। तो वो आपके पास क्यों आएंगे, मतलब कि ऐसा कोई USP है या फिर रिलेशनशिप पे आएंगे लोग? सी, मार्केट में जितने भी हाइपर स्केलर है, हम्म। जैसे AWS हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी, वो लोग सबसे पहले तो प्राइस का यहाँ पे गैप है। प्राइस का कितना गैप है वो बता। प्राइस का गैप है अराउंड 40%, 40% से भी ज़्यादा कई कई केस में। कि जैसे एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ का अमेजोन $300 ले रहा है, वही चीज़ कैंटेक आपको सिर्फ $70 में दे रहा है, $70, सेम क्वालिटी सेम चीज़, और उसमें पर्सनल हैंड होल्डिंग होगा, पर्सनल लेवल पे सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप पे ले लो, कॉल पे सपोर्ट ले लो। वही चीज़ AWS के साथ नहीं। कल कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या करोगे? आप पार्टनर के, क्योंकि AWS पार्टनर इकोसिस्टम पे काम करता है, तो उनके बेंगलोर में कोई लोकल पार्टनर होंगे, वो आपको सपोर्ट देंगे, नो ना कि AWS डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए तो उनके पर आवर टिकट चार्जेस रहते हैं, विच इज़ अराउंड $100, $70। अब आप समझिए, ऐसे डेवलपिंग इकोनॉमी में, इंडिया में $100 1 घंटे बात करने का कौन देगा? नहीं देते, कोई नहीं। कोई नहीं देगा। लोग तो यही सोचेंगे कि भाई मेरे को इंडिजिनियस प्रोवाइडर चाहिए, इंडिया का प्रोवाइडर चाहिए, वही। दूसरा एक कंसर्न बताता हूँ, अभी रिसेंटली जैसे अभी ग्लोबल वॉर वगैरह सिचुएशन अभी चल रहा है, कल कहीं किसी प्रोवाइडर के ऊपर किसी फॉरेन कंट्री ने या हमारी कंट्री ने सैंक्शन लगा दिया, तब क्या करेंगे? इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? अब आपका डेटा हमारे साथ है, हमारे डेटा सेंटर भी इंडिया में। इसके काउंटर में मुझे कस्टमर ये भी पूछते हैं कि देवर जी, अमेजोन का डेटा सेंटर भी मुंबई में होगा या हैदराबाद में होगा, बेंगलोर में होगा। बिल्कुल, पर ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप तो अमेजोन की होगी या कोई भी फॉरेन कंपनी, जस्ट ए नेम। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? डेटा का अगर कोई सैंक्शन लग गया, लॉक लग गया है, तो उस केस में आपका डेटा तो लॉक हो गया ना परमानेंटली। आप चाहोगे भी तो उसको निकाल नहीं पाओगे विदाउट दैट स्पेसिफिक। जैसे चाइना के अंदर हम लोग देखते हैं फेसबुक बंद है, गूगल बंद है, व्हाट्सएप बंद है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आप व्हाट्सएप में कितना भी आपका डेटा है, पर चाइना में आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो सिमिलर टू दैट, कभी कोई फ्यूचर में इंडिया के साथ भी ऐसे कोई किसी कंट्री के रिलेशन खराब होते हैं और सैंक्शन लगते हैं, तो एक हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स वेयर वी आर स्टैंडिंग डिफरेंट, कि हम लोग सॉवरेन बना रहे। बट जैसे सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बट आपने अपना खुद का डेटा सेंटर बना रखा है या फिर किसी और की पार्टी के थ्रू आप लेके देन आप काम करते हो? नहीं, हम थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में, लाइक वी आर प्लेसिंग अवर हार्डवेयर, वी आर प्लेसिंग अवर नेटवर्क, एंड हमारी टीम 24/7 डेटा सेंटर के अंदर रहती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड बाय द थर्ड पार्टी, ठीक है, और वन ऑफ द वेंडर इज L&T। तो हमारा डेटा सेंटर मैनेज L&T करते हैं, बट वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव पुट, लाइक हमारे सर्वर हो गए, हमारा नेटवर्क हो गया, हमारे जो डे टू डे टास्क होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारी टीम देखती है। अच्छा, ये है वो इन हाउस टीम। एक में तो और हो जाता है, मतलब जब मान लो किसी ने वेबसाइट बनाई और सोचता है कि मेरी AWS पे रहेगी तो ज़्यादा सिक्योर रहेगी, और आपके पास रहेगी तो सिक्योर नहीं रहेगी, तो नहीं, ये भी एक अगेन एक मार्केटिंग टर्म ही बोलूंगा मैं उसको। देयर इज नथिंग सिक्योर इन द इंटरनेट, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, या आपका सर्वर हो, अनटिल अनलेस यूजर खुद, जो एंड पॉइंट, हम अपने को एंड पॉइंट बोलेंगे, एंड पॉइंट खुद सिक्योरिटी में ध्यान नहीं रखेगा, तब तक कुछ भी सिक्योर नहीं है। चाहे हाँ, बड़ी एंटरप्राइज कंपनी और ग्लोबल जायंट ने कुछ पैरामीटर, कुछ SOPs उनके रहते हैं कि ये लेवल से ऊपर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा। सेम लेवल यू कैन कॉन्फ़िगर इट कैंटेक, और हम लोग रेप्लिकेशन भी रखते हैं। हमारा जो कैंटेक क्लाउड है उसके अंदर हम लोग 3x रेप्लिकेशन फ्री में दे रहे हैं। यार मैंने बहुत पैसे लगाए यार सर, मेरे को तो ध्यान ही, मैंने तो सोचा ही नहीं कभी इस बारे में। नहीं, आप ट्राई करके देखिए अभिषेक। अभी मैं एक 50 लाख रुपए हमारे मैं इनको दे हमारे एक एंटरप्राइज क्लाइंट है अभिषेक, बहुत बड़ा नाम है, इट्स वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका 6 करोड़ का बिलिंग था सालाना, मतलब 50 लाख रुपए महीना। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट। उनके 100 प्रोडक्ट है मार्केट में, कार भी बनाते हैं, पावर प्लांट्स भी है, बहुत सारे बड़े क्लाइंट है वो। तो उनका बिलिंग कैंटेक में आने के बाद कितना हुआ होगा, जस्ट आप एक बताइए। आप जो 60% रिड्यूस कर दोगे, 2 करोड़ हो गया। हाँ। अब वो नहीं अपने को फॉलो करेंगे क्या? नहीं अपने को प्यार करेंगे क्या? करेंगे ना।
अब उनके लिए मैं डेडिकेटेड 10 लोग की टीम भी रखूंगा ना, हाँ। तो भी मेरे लिए बढ़िया है हाँ और उनके लिए भी बढ़िया है कि सर आप ही के सपोर्ट के लिए आप ही की सर्विस। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था बिगनिंग में कि कल कोई बड़े कंपनी जैसे अदानी, रिलायंस या वो हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम ये इंतजाम कर सकते हैं कि हालांकि दे आर वेल कैपेबल, उनके खुद के डेटा सेंटर्स हैं, बट कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें मैं फैसिलिटेट उनको कर सकता हूँ कि अगर क्लाइंट बड़ा आ रहा है, बिग प्रोफाइल आ रही है, बिग कंपनीज आ रही है, तो उनके लिए डेडिकेटेड सेटअप होना चाहिए, डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, स्पेशल सपोर्ट टीम होनी चाहिए। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट में हम लोग करते हैं। इतने स्किल्ड रिसोर्स मिलते हैं क्या? और ट्रेन करना पड़ता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो टाउन में हूँ, सिटी में हूँ, वहाँ पे ये चैलेंजेस है ना? बट इसको मैंने मिटिगेट कैसे किया, जैसे 2012 की मैं बात बताता हूँ। वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट, अभिषेक, है ना, दुनिया ने कोविड के बाद देखा है, बट रियल टर्म्स में है ना, मैंने 2012 में देख लिया। अगेन मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त मेरे को टाइम ट्रैवलर इसीलिए हो रहा, क्योंकि ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं भाई तू समय के आगे देखता है। तो हो ही रहा आपके साथ। क्योंकि मैंने उस टाइम पे, अभिषेक ना, मेरे साथ ये चैलेंज था कि मेरा फोकस था एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज क्लाइंट को एक तो बढ़िया से इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टेक्निकली साउंड होने चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। मीटिंग में मैं सिर्फ नहीं हूँ, मीटिंग में मेरे अदर टीम मेंबर भी है, अदर स्टेक होल्डर्स भी है, तो वो भी एक बढ़िया से प्रेजेंट होने चाहिए। अब मैं छोटे टाउन से हूँ, टियर 3 सिटीज से हूँ, वहाँ पे ऐसा टैलेंट मिलना मुश्किल है। इवन अहमदाबाद में भी वो टाइम पे मेरे को टैलेंट नहीं मिलता था, ये प्रॉब्लम था। तो मेरे को रिमोटली मेरे को हायर करने पड़ते थे, चाहे वो नासिक हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, फिर आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें 24/7 ऑपरेशन, और हमारे जो दिवाली ईद का त्यौहार होता है वहाँ पे भी हमें बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमने क्या सिस्टम बनाया कि भाई हायर करते, मैं लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड टूल। लिंक्डइन से मैंने रिमोट हायरिंग चालू की। आई माई सेल्फ लास्ट 14 साल तक मैं ही खुद HR हूँ, मैंने HR मैनेज किया है, तो मैं खुद ही हायर करता था ऐसे टैलेंट को, चाहे हमारे लिए US से काम कर रहे हैं, UK से काम कर रहे हैं, यूरोप से काम कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से, जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ से हमारे टीम मेंबर 24 घंटे हमारा सपोर्ट देखते हैं। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कैंटेक, और हम लोग ऐसे स्केल कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर राइटली सेड के टियर 3 सिटीज़ के अंदर या इवन इन इंडिया कभी कभी ना ग्लोबल टैलेंट अपने को नहीं मिलेगा। सो सी आज मुझे लगाना हो ये, मतलब ये क्लाउड सर्विसिंग है, तो कितना पैसा अभी कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मतलब यू आर सेइंग अबाउट, अभी मेरे को क्लाउड सर्विसिंग बेचनी है, मेरे को आपको बिजनेस करना है। इसमें मैं तो आपको ऐसा बोलूंगा, कभी जाक आप मेरे साथ पार्टनर कर लो। जनरल पर्सपेक्टिव, लोग अगर करना चाहते हैं, मान लो कि क्योंकि फाउंडर्स ड्रीम में आए हो आप, तो एक ज्ञान तो उनको देना पड़ेगा कि भैया कोई क्लाउड का बिजनेस करना चाहता है, अगर उसको क्या पैसा लेके बैठना पड़ेगा और फिर क्या क्या करना पड़ेगा? अभी मार्केट, बिकॉज एज GPU अडॉप्शन इज स्केलिंग वेरी फास्ट इन इंडिया, अभी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। इट्स अराउंड, जैसे अगर आपका सेगमेंट एंटरप्राइज है, अगर आप रिटेल देख रहे हो, तो रिटेल में इट्स 1-2 करोड़ रुपए से आप आराम से फुल स्केल खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे हमने बिल्ड किया है वैसे आप बिल्ड कर सकते हो। अदर वेज भी है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ पार्टनर भी हो सकते हो। वी गिव यू द वाइट लेबल सर्विसेज, ये जैसे कैंटेक कहीं नहीं आएगा, वी विल गिव यू योर ब्रांड, लाइक TFD का खुद का क्लाउड है, सो वैसे करके भी आप कर सकते हो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लाइक 1-2 लाख रुपए से आपका चालू हो जाएगा, बिकॉज वी विल गिव यू द APIs, बैकएंड, सारा चीज हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लाउड। ठीक है, मैंने दे दिया, मेरे को क्लाइंट लाने पड़ेंगे, तो क्लाइंट कैसे ला, मतलब क्योंकि आपने 60% आप कम चार्ज कर रहे हो, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा उससे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, इसमें कौन कौन से क्लाइंट हो सकते हैं? मार्केट में ना बहुत बड़ा गैप है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ $70-80 बिलियन का मार्केट होने वाला है, तो एक कैंटेक, एक TFD से बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा गैप है, जैसे कोई $300 चार्ज कर रहा है, मैं $70 चार्ज कर रहा हूँ, यू कैन चार्ज $100, फिर भी कस्टमर एक्विजिशन आपका होगा ही। करेक्ट। ठीक है, आप $200 भी चार्ज करोगे तो भी $100 का बेनिफिट है, कस्टमर एक्वाइट होगा ही आपके पास। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पैसा पैसा, मतलब मान लो कितना पैसा बना लेंगे साल भर में, कितना पैसा बना लेंगे? अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। कितना मान लो तो भी एक 10 लोगों की टीम लेके बैठे कोई, 10 लोगों की टीम लेके बैठे हैं तो आराम से मैं बोलता हूँ 30 से 40% प्रॉफिट लेके जाता है वो, आराम से 30-40% प्रॉफिट लेके। 30-40%। अभी ये प्रॉफिट नहीं, ठीक है, कल से ही खोलता हूँ मैं तो। कल से आप खोल सकते हो, मैं तो बोलता हूँ पॉडकास्ट के बाद ही चलो। और पॉडकास्ट के बाद सेल्स टीम को बैठाते हैं धर के,
तो आपके जितने भी क्लाइंट है वो कहाँ कौन से सिटी से ज़्यादा आते हैं, मतलब 3 सिटी से आते हैं, 2 से आते हैं, 1 से आते हैं? मेजोरिटी जो हमारे क्लाइंट है वो टियर 1 सिटीज़ से, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोयम्बतूर हो गया, ये सारी सिटीज़ से हमारे एंटरप्राइज बड़े कस्टमर है। मुंबई है, दिल्ली है, नोएडा है, फिर यूपी जैसे लखनऊ वगैरह है, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, रांची, ये सारी सिटीज़ से हमारे जयपुर हो गया, ये सारी सिटीज़ से हमारे मेजोरिटी क्लाइंट है। वो- तो घर वालों को कैसा सपोर्ट रहता है बिजनेस में आपका? फुल सपोर्ट है, गुजराती तो हो आप तो। मैं पूरा क्रेडिट है ना मेरी फैमिली को ही देना चाहूँगा, हाँ। बिकॉज जब मेरी शादी भी तय हुई ना, मेरे वाइफ को मैंने बताया था कि ड्रीम बहुत बड़े है और आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा तभी कुछ बड़ा हो पाएगा। और एक फ़नी चीज़ भी बताता हूँ, जब मेरी शादी तय हुई थी तब मेरे ससुर ने ऐसा बोला था कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो कर रहे हो, एक गवर्नमेंट नौकरी भी तय मतलब एग्ज़ाम देनी चाहिए। गुजरात में भी है क्या ऐसा? हाँ हाँ, गुजरात में गवर्नमेंट नौकरी का जॉब का बहुत क्रेज़ है। तो मैं मैंने बोला ठीक है पापा, आप बोलते हो तो आई विल ट्राई, बट अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अच्छा। बिकॉज ड्रीम इज़ वेरी क्लियर। मुझे साफ दिख रहा था कि आगे फ्यूचर है इस बिज़नेस का। चलो अभी मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, और इट्स वेरी अभी अभी मैं पीछे देख के बोलता हूँ ना, तो देख के सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था अभिषेक, ऑफिस का किराया देने के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द वेरी लोअर बैकग्राउंड, मेरे फादर गवर्नमेंट में थे एंड वी आर लाइक अपर मिडिल क्लास समवेयर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई वांट टू बिल्ड इट माय ओन, मुझे खुद से बनाना था। तो मैं पापा से ये सब चीज़ों के पैसे नहीं लेता था कि यार मुझे ऑफिस का रेंट देना है, मुझे एक स्टाफ को सैलरी देनी है। एक ही स्टाफ मेंबर से मैंने चालू किया था, और वो ऐसा बिगिनिंग था। और तब 2015-16 की बात है, मेरी शादी तय हुई, तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो थोड़े कंसर्न थे, ये बोले आगे जाके ठीक है ये अभी आप लोग कर रहे हो, और उनको ये सब, क्योंकि हम जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम जो फैमिली और मेरे फादर इन लॉ जो गवर्नमेंट माइंडसेट से आ रहे हैं, उनको, मेरे फादर को आज भी अभिषेक इतना डिटेल में पता नहीं है कि बिजनेस है क्या। बस क्लाउड का कंपनी चला रहा है, टेक कंपनी चला रहा है, इतना ही वो लोग हमारे रिलेटिव या कोई दोस्त लोग को बोलते हैं। तो मेरे फादर इन लोगों को भी इतना पता नहीं, बोले हाँ ठीक है अच्छा कंपनी चला रहे। तो उनके लिए समझना बहुत ही डिफिकल्ट था, वो जनरेशन को समझना बहुत डिफिकल्ट था कि ये क्लाउड क्या नई बला है मार्केट में, कौन एआई तो अभी समझ ही नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ, तो बोले देवर से काम करो आप, ठीक है बिजनेस साइड में चलता रहेगा, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दो। तो कुछ आज 10 साल हो गए मेरी शादी को। अभी मेरे एग्जाम्पल वो देते हैं रिलेटिव्स को कि चलो ये दामाद जी है ना, इनकी तरह कुछ बिजनेस करो, कुछ ऐसा करो, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा। अच्छा। मतलब आपने सिनारियो ही चेंज कर दिया पूरा। सो आई एम ट्रूली बिलीव अभिषेक कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी सब लोग कर लेंगे, पर खुद जी के आप किसी को इंस्पायर कर सको, किसी को सिखा सको, तो वही एक अच्छी बात है। और वो टाइम पे हम्बल रह के ये भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ पापा मैं कर रहा हूँ कोशिश, मैं कर लूँगा। ठीक है। मैंने अपने फादर को भी ये चीज़ बोली थी बाय द वे, जब मैंने कॉलेज के टाइम पे सोचा कि मैं कंपनी बना रहा हूँ, तो फादर ने बोला कि यार देखो हम तो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, और गुजरात में हमारी जो कम्युनिटी है वो सिर्फ जॉब से पहचानी जाती है। हमने ना तो कभी कभी बिजनेस किया, और हमारे जो पुरखों ने बिजनेस किया वो भी मतलब फेल हो गया। तो हम लोग कभी ना, हम बनिया नहीं है, वी आर नॉट लाइक जैन एंड शाह एंड पारेख, हम लोग नहीं है, वी आर पंडियास। सो हम लोग को ना बिजनेस सूट नहीं करेगा। मैं बोला ये डेफिनेशन को गलत साबित करना पड़ेगा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ ना, तो मेरे को भी ऐसे ही बोलते अरे यार हैं, हाँ पंडिया कि अरे ये तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुमसे बिजनेस नहीं हो सकता। मैंने कहा एक काम करूंगा, मेरे नाम से बिजनेस खोलूंगा ही नहीं, ये मैं किसी और के नाम से खोलूंगा करे और फिर करके बताऊंगा। नहीं, मेरे फादर भी अभिषेक ऐसा बोलते हैं कि मैंने एक बिजनेस चालू करने की ट्राई की फादर के नाम से, बोले वो चला नहीं, मतलब इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ बिजनेस का। बोले यार मैं बोलता था ना बैड लक है, मैं कहा बैड लक कुछ नहीं है पापा, कुछ बड़ा करेगी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हाँ वही सर की बात हम कर ही रहते हैं कि अपन, मैंने भी बोला कि मैं बिजनेस तो किसी और के नाम पे खोलूंगा, पर करूंगा, मैं करके बताऊंगा, चाहे नए नाम पे बिजनेस नहीं, पर मैं करूंगा। करेक्ट। तो उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए मैंने भी काम किया, और आप भी वही काम कर रहे हो सेम टाइम, तो सब कर वो सकते हैं। करना ही चाहिए, सब हाँ। कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि राजा के बेटा राजा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, कोई कुछ हुई नहीं। नहीं और मैं आपकी टीम को भी बता रहा था कि सपने देखने ना कोई बॉर्डरलेस है सारा, सपना हम कभी भी देख सकते हैं। मैं जापान में बैठ के भी सपना देख सकता हूँ,
मैं इधर बैठे बैठे अमेरिका का सपना देख सकता हूँ। तो सपना ना टियर 3 टाउन से भी देखा जा सकता है और बड़ा काम भी करा जा सकता है। सही बात है। अभी जो टाइम है और ग्लोबलाइजेशन है और जो जैसे डेटा इतना फ्री और इतना सस्ता कर दिया है, तो कोई भी काम कहीं से भी कर पाएगा। सही बात तो है। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं टियर 1 सिटी में ही हूँ तो तभी मैं बड़ा काम कर पाऊंगा। मैं छोटे टाउन से भी कर पाऊंगा। और फाउंडर कहीं पे भी बैठा है, ठीक है, फाउंडर बॉर्डरलेस काम कर रहा है। जैसे मैं आज बेंगलोर में भी बैठा हूँ, मेरी टीम गुजरात में बैठी है या महाराष्ट्र में बैठी है, वो फ्लोलेसली काम कर रही है। अभी अब हम शूट भी कर रहे हैं, सारे कस्टमर के क्वेरीज आंसर हो रहे हैं, सबको प्रॉपर्ली सपोर्ट जा रहा है, सारी चीज़ें सिमलेसली जा रही है। फिर सिस्टम आप छोटे टाउन से जब चालू करते हो ना, यहाँ एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको ना सिस्टम, शुरुआत से आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। सही बात। जैसे आपकी मार्केटिंग टीम हो गई, सेल्स टीम हो गई, आपके डिलीवरी टीम हो गई, लॉजिस्टिक हो गया, हमारे में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे कोई हार्डवेयर है, हम लोग किसी वेंडर से मंगा रहे हैं, टाइम पे डेटा सेंटर से पहुंच गया क्या, इंस्टॉलेशन हो गया क्या, प्रॉपर टेक्निकल पैरामीटर पे चेक हुआ क्या, ये सारी चीज़ों के लिए एक लॉजिस्टिक सिस्टम होती है। एंड वी हैव अ पार्टनर फॉर दैट। हम लोग खुद से सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके, या डिलीवरी आपका अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे पास ना सारे पार्टनर इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वेंडर्स के सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। पर टाइम लगाने से 16 साल भी तो लग 16 साल भी लग से- सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। डे वन और पे तो नहीं बनाया। धंधे में ना 4 बड़े पिलर्स हैं। मैं एज अ आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 4 बड़े जो पिलर है ना, उसके ऊपर जो बिजनेसमैन या फाउंडर ने काम कर लिया तो उसके बल्ले बल्ले हैं। सबसे पहला टीम, ऑफ कोर्स आपकी टीम को आपको अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरे हो गए आपके पार्टनर्स या वेंडर्स, उसको भी तो एक अहम पार्ट है। आज ज़्यादातर फाउंडर्स है ना, वो भूल जाते हैं, प्रायोरिटी कम कर देते हैं। तीसरे हो गए आपके कस्टमर्स, ऑफ कोर्स कस्टमर के बिना कुछ नहीं चलता है। और चौथे हो गए आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है या अलग अदर लॉजिस्टिक पार्टनर हो, ये सब है। उनके ये 4 लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी बड़ा एंटरप्राइज बन नहीं सकता है। छोटा मोटा धंधा हम लोग गल्ले पे बैठ जाते हैं, लाला कंपनी चला लेते हैं, बट एंटरप्राइज लेवल की कंपनी चलाना ना, ये 4 चीज़ों का इंपॉर्टेंस होना जरूरी है। और बढ़िया, एक और 5वां ऐड कर देता हूँ। यस, जीएसटी टाइम पे जमा कराना। जीएसटी टाइम पे जमा, बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया में इट्स कॉम्प्लायंस इज ऑल अबव। अगर आपसे इम्पोर्टेंट यही है। अच्छा, शेयर्ड डेटा और शेयर्ड क्लाउड और डेडिकेटेड क्लाउड क्या होता है, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मैं बहुत ही एक जनरल एक एनोलॉजी बताता हूँ आपको। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, उसमें आप एक मैं तीनों चीज़ों का डिफरेंशिएट बता देता हूँ। एक बिल्डिंग आपने, जैसे ये अपना ऑफिस का बिल्डिंग है, उसमें आपने एक ऑफिस खरीदा, दैट इज़ योर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और एक ऑफिस खरीदा, उसके अंदर जैसे कोवर्किंग स्पेस हो गया, तो कोवर्किंग स्पेस की तरह हम एक एक टेबल का पैसा दे रहे हैं कि एक सीट का पैसा दे रहे हैं, तो वो शेड हो गया। शेड में क्या होगा, नॉइसी नेबर होगा। आप एक फ्लोर के अंदर 50 लोग के साथ बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे से कॉल पे बात नहीं होगी। फिर केबिन कल्चर आ गया। केबिन में क्या है, आपके पास एक प्राइवेसी है, आप अच्छे से बात कर पा रहे हैं, मीटिंग्स ले पा रहे हैं, तो वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो गया। फिर आपने खुद का ही पूरा बिल्डिंग खरीद लिया, इट्स ऑल लैंड इज योर्स, तो वो डेडिकेटेड सर्वर हो गया, बैर मेटल हो गया। नहीं, पर तो हार्ड डिस्क में थोड़ा समझाओ ना, कि जैसे एक हार्ड डिस्क है, हाँ, ठीक है, 100 GB का हार्ड डिस्क है, करेक्ट। तो उसके अंदर डिवाइड कर रहे हो, कैसे काम हम लोग जैसे मान लीजिए बड़ा डेटा पूल बनाते हैं, हाँ। जैसे 100 TB का बनाए, 200 TB का, 500 TB का, और आज कैंटेक के पास 15 पेटाबाइट से भी ज़्यादा डेटा हम लोग स्टोर करते हैं सक्सेसफुली विदाउट एनी फेलियर्स, एरर्स। अब उसका स्लाइसिंग होता है अभिषेक। जैसे स्लाइसिंग कैसे होगा, आपको चाहिए सिर्फ 50 GB, तो हम जो पूरा जो हमारा स्टोरेज पूल है, उसमें से एक पोर्शन आपके लिए एलोकेट कर देते फॉर यू डेडिकेटेडली। ये तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हार्ड डिस्क में अपन ने C ड्राइव D ड्राइव बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो D ड्राइव अलग हो गया, C ड्राइव अलग हो गया, करेक्ट, है ना? करेक्ट। पर तो दो अलग अलग लोग हैं, तो नॉइज कहाँ से हो रहा है इसमें, मतलब जैसे- उसको आइसोलेट कर रहे हैं। हाँ, आइसोलेट करेंगे, नॉइस इसलिए हो रहा है कि दैट पर्टिकुलर सर्वर, उसका एक कैपेसिटी है, जैसे 2 TB 5 TB। अब मैंने C ड्राइव D ड्राइव डाला है, पर वो तो एक ही हार्ड डिस्क में है ना, एक हार्ड डिस्क में। एक हार्ड डिस्क। हाँ, अब मान लीजिए ये बिल्डिंग के ऊपर कोई अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग ही गिर गई, तो आपका डेटा लॉस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्लाउड आया मार्केट में। ये क्लाउड में क्या होता है, आपका सेम डेटा, सेम जो चंक है, आपका डेटा का जो चंक है, वो डिफरेंट हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। इन केस मेरा एक हार्डवेयर फेल हो जाता है, दूसरा रेजिलियंट है, ऑटोमेटिकली वो फेल हो रहे में काम करता है। बैकअप का ऑप्शन भी देते हो क्या, मतलब बैकअप हम लोग कैंटेक के अंदर हमारे जो सर्वर्स होते हैं, उसके साथ हम लोग, हमारा एक प्रोडक्ट है अक्रोनिस क्लाउड बैकअप, वो हम कम्प्लीमेंट्री फ्री देते हैं। बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि डेटा बैकअप ये कस्टमर का राइट है।
हमारे कॉम्पिटिटर्स उसको अलग तरीके से अपसेल करते हैं कि सर आपने सर्वर ले लिया, अच्छा आपको बैकअप के लिए इतना चार्ज देना है। हम लोग ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। और 1 पेट्राबाइट इज इक्वल टू कितना टेराबाइट होता है? 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट होता है। वैसे हम लोग 15 पेटाबाइट स्टोरेज अभी तक हमने कैटर कर लिया है। अच्छा, जितनी भी छोटी कंपनी से जो स्टार्ट ही कर रहा है, जैसे मान लो आज एक वेबसाइट ही बनाई है, तो उसको भी क्लाउड की ज़रूरत होती है या उसको स्टार्टिंग से मेंटेन करना चाहिए? ये सभी से बिल्कुल वो ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी D2C ब्रांड जैसे अभी बिजनेस में आ रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाएगी। जब वो एप्लीकेशन के फेज में आ जाता है तब उनको बढ़िया से कंप्यूटिंग चाहिए, उसको क्लाउड की ज़रूरत है। जैसे आप एज ए रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं, हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई और टिकट साइज था अराउंड 2 से 5 हज़ार रुपये का। उनके बाद वो मेरे साथ वापस से बैठे कि देवर्ष यार मेरे को ना अपना CRM ERP सिस्टम लॉन्च करना है, बिकॉज मेरे ना फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें है। अभी मैं धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो अब आप मेरे को यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हो? मैं बोला ठीक, मैं 2-3 ऑप्शन देख रहा हूँ मार्केट में कि हाइपर स्केलर ऑप्शन देख रहा हूँ। मैं बोला सर देखो, आपका एप्लीकेशन ERP लाइव होना है क्लाउड पे, आपको सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए हमने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि आपकी जो वेबसाइट थी उसके लिए तो इतना सा स्पेस चाहिए था, या 1 GB 2 GB 50 GB। अब आपको बड़े लेवल पे एंटरप्राइज, क्योंकि बिजनेस ग्रो होता है, आगे स्केल करता है, तो उसको क्लाउड की रिक्वायरमेंट, एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इट्स नॉट समथिंग अबाउट कि एक सिंगल स्टैंडअलोन सिस्टम पे आपका डेटा रहे। इट्स अबाउट कि डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल पे, जैसे आपके एक ऑफिस दिल्ली में भी होगा, एक मुंबई में है, एक बेंगलोर में है, सारी जगह से लो लेटेंसी नेटवर्क है हमारे पास। तो हम लोग मल्टीपल ISP, मल्टीपल कैरियर के साथ हम लोग कनेक्टेड है, ताकि इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्मूथली ट्रैवल कर रहा है और लो लेटेंसी नेटवर्क आपको मिल रहा है। साथ ही में ये प्रोजेक्ट अगर आप कोई बड़े या फॉरेन प्रोवाइडर के साथ काम करते हो, तो आप एज्यूम कीजिए कि दिल्ली से बेंगलोर का डेटा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 20 to 25 मिली सेकेंड में वो डेटा आपके पास पहुंच जाता है। अब वही चीज़ आप एज्यूम करिए कि वो US से आ रहा है, तो वो 200, 250, 300 मिली सेकेंड में आपका डेटा आ रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट, एक प्रॉब्लम रहता है कि स्पीड का, परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम रहता फर्क पड़ता है वास्तव में? है। एग्जैक्टली पड़ता है, और ये ज़्यादातर आपको डिजिटल मार्केटिंग और ACO में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कोई डेटा लो लेटेंसी नेटवर्क से आ रहा है, जैसे मेरा डेटा सेंटर है मुंबई में और आप अपने सारे कस्टमर इंडिया में है, तो लो लेटेंसी नेटवर्क से उसका डेटा आ रहा है, तो आपका जो पेज लोडिंग स्पीड है, आपका जो वेबसाइट या एप्लीकेशन का पेज लोड टाइम है, वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अब वही चीज़ मैं US की कंपनी, ज़्यादातर बिजनेस ओनर ये गलती करते हैं कि पैसे बचाने के लिए वो यूरोप की कंपनियों को देते हैं और US की कंपनियों को देते हैं कि भाई मेरे कुछ पैसे बच जाए, पर उसमें घाटा होने का होता है। आफ्टर ऑल उनके जो वेबसाइट पे जो ट्रैक्शन आता है, ट्रैफिक आता है, आप रियल टाइम सिनेरियो में, इवन ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, आप रियल टाइम सिनेरियो अपनी टीम के साथ बैठिए और ये एक A/B टेस्टिंग कीजिए। A/B टेस्टिंग करके आपको समझ में आ जाएगा, वही चीज़ जो आपकी सिंगापुर में थी, वही चीज़ जो आपकी US में थी, अब वही चीज़ आपकी मुंबई में है। मतलब उसको हटाओ मत, मतलब सेम बैकअप में एक बार ट्राई कर लो दूसरी जगह चला के। हाँ, दूसरी जगह आप आपका DR बना सकते हो, डिजास्टर रिकवरी के लिए आप उसको सिंगापुर या नियर बाई रीजन्स में आप उसको रख सकते हो, पर ऑफ प्रोडक्शन आपको इंडिया में रखना चाहिए। और जो D2C ब्रांड्स है और जो लाइक इमर्जिंग एंड एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए अपना क्लाउड बेस्ट रहेगा, बिकॉज प्राइस भी सही है, पर शुरुआत के जो हसल रहते हैं, मैं ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो ऑनर्स होते हैं उनका एक दर्द बताता हूँ, जो मेरे क्लाइंट मुझे शेयर करते हैं। वो दर्द ऐसा है कि देवर जी, हमें ना एक बजट फ्रेंडली क्लाउड भी चाहिए और साथ में एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी चाहिए। ये जैसे मैं अपने क्लाइंट को ये इट्स लाइक फेमस, मैं बोलता हूँ उनको कि गुजराती में बात करनी है तो हम लोग गुजराती में बात करते हैं। वी हैव अ टीम इन महाराष्ट्र, हम लोग मराठी भी बोलेंगे। वी हैव अ टीम इन नोएडा, हम लोग लाइक हिंदी भी अच्छी खासी बोलते हैं। वी हैव अ टीम इन साउथ, हम लोग तमिल, तेलुगु ये सब भी बोलते हैं। तो ओवरऑल सपोर्ट आपका कवर कर देंगे। और ये चीज़ है ना, बड़ी कंपनीज, लार्ज एंटरप्राइज ये फेल कर जाती है, सही बात। क्योंकि वहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई भी नहीं है। आपको हर बार कॉल सेंटर से जाना पड़ेगा, हर बार टिकट से जाना पड़ेगा, तो ये सारी सिस्टम उसका कॉस्ट अलग नहीं है? उसका कॉस्ट अलग नहीं है, कोई भी उसी कॉस्ट कॉस्ट उसी उस सेम कॉस्ट में। जो मैं पैकेज आपको बता रहा हूँ कि इन कंपेयर टू बिग ब्रांड्स, हम लोग जो $300 के सामने $70 का ऑफर डालते हैं, तो उसमें सारे कॉस्ट तो इंक्लूड। रात में 2 बजे कॉल करना होगा तो कभी भी इमरजेंसी सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, इंसिडेंट मैनेजमेंट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। अच्छा देवर्ष जी, आपको UN का भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता सकते हो? क्या बातें होती है वहाँ पे?
मैं आई वॉज रियली फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे यूनाइटेड नेशन से इनवाइट आया फॉर देयर एआई समिट, वो जो बैंकॉक में हुआ था फरवरी में। तो उसमें वहाँ पे मैं गया और आई गेट टू नो के 150 प्लस कंट्रीज के मेरे जैसे डेलीगेट्स आए हुए थे। और वी हैव अ 4 डे पूरा समिट था, 4 दिन का। और 4 दिन के समिट में आई गेट टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द ग्लोबल, एंड वहाँ पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही थी। बिकॉज राइट नाउ जो एआई का डोमिनेंस है, वो एआई का जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न पार्ट से हो रहा है। जैसे ऑल द टेक कंपनीज फ्रॉम यूएस एंड यूरोप एंड वो सब लोग अभी डोमिनेट कर रहे हैं। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सही बात है। तो वहाँ पे ये नैरेटिव था, ये मिशन था कि ग्लोबल साउथ कंज्यूमर नहीं बने, प्रोडक्ट बनाए। हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है, हम कोई कंज्यूमर नहीं है। क्योंकि एआई को अडॉप्ट कैसे करेंगे, जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी इंडिया इज़ नाउ मैच्योर, इंडिया ने खुद का एआई मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो इंडिया इज़ गिविंग द सब्सिडीज फॉर एआई एंथुजियास्ट एंड डेवलपर्स एंड ऑल। तो ऐसे दूसरे जो छोटे कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास काफ़ी रिसोर्स नहीं है। जैसे पानी, वाटर के भी क्राइसिस है। तो वो क्राइसिस में बड़े डेटा सेंटर कैसे बिल्ड करेंगे, एआई का इंफ्रा कैसे बिल्ड करेंगे, तो उन लोग को कैसे सपोर्ट मिलेगा? वो ऑलवेज फिर जो यूरोपियन या यूएस जो कंपनीज है उस पर ही वो डिपेंड रहेगी क्या? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर 4 दिन का एक बढ़िया से समिट हुआ और उसमें काफ़ी डेलीगेट से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। देवर जी बताओ, आपने काम तो बहुत बढ़िया किया और इतने 16 से काम करो, सबका यही तमन्ना होती है कि इतना लंबा बिजनेस बनाए, इतना सब कुछ करे। बिजनेस की बात तो चलो अपन ने बहुत सारी करी, बट एक मैं लास्ट टॉपिक इसमें छेड़ना चाहूँगा, टाइम ट्रैवल के बारे में बार बार आप बोल रहे थे। तो कैसा इंट्यूशन कैसे होता है आपको? अभी लग रहा है आपको कि अभी आगे फ्यूचर में क्या करोगे, कैसे करोगे? अभी मेरे को ना एक चीज़ बहुत क्लियर है अभिषेक, कि 2030, 2035, 40 जो भी आगे जो फ्यूचर आने वाला है उसमें नैनो कंप्यूटिंग या एज कंप्यूटिंग, अभी नेक्स्ट 5 साल में एज कंप्यूटिंग सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। बताओ क्या होता है ये? एज कंप्यूटिंग ऐसा हो गया कि जैसे आपका ये ऑफिस है, उसके अंदर आपने कुछ नोड्स लगा दिए और आप ग्लोबल हाइपर स्केलर प्रोवाइडर जैसे अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनको आप पीयरिंग सर्विस दे सकते हो। ताकि जब डेटा, अभी इतना डेटा चल रहा है मार्केट में, आप खुद या मैं खुद भी रोज के 10-20 रील देखता हूँ या कोई यूट्यूब पे पॉडकास्ट या कोई कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, तो वो आ रहा है कहाँ से, कितना सीमलेसली वो लोग डिलीवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रील बहुत बड़ा वायरल हो रहा था कि आईपीएल चल रहा था या वर्ल्ड कप चल रहा था, तो जियो हॉटस्टार का जो नेटवर्क है कभी डाउन नहीं हुआ, सीमलेसली, मतलब 80 करोड़ लोग पूरे इंडिया के आराम से देख पा रहे हैं। देख रहा हूँ। तो यही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है जीपीयूज जो रिलायंस ने या जियो हॉटस्टार ने बहुत बढ़िया से उसको बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो आगे जाके स्मॉल एंटरप्राइजेस भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। और सिर्फ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभिषेक, कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे या एआई मिशन लॉन्च करे या ये करे। एज अ एंटरप्राइज, एज अ स्मॉल बिजनेसमैन, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें। हम कैसे इसमें पार्ट ले सकते हैं, हम कैसे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी एक कम्युनिटी है जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो अपने एआई के जरिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे या वो करेंगे, बट एज अ इंफ्रा हमें भी तो ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Correct. और आगे जाके ये जो समय आने वाला है, लाइक आई एम ऑल्सो ऑन इट, मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, बट 5-6 साल आगे का समय जो है वो क्लाउड एज कंप्यूटिंग का हो जाएगा, जहाँ पे टियर 2, टियर 1 सिटीज के अंदर सारे जो स्मॉल टाउन्स है वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो डेटा सेंटर आप बना सकते हो विद इन वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। मैं एक मेरे फ्रेंड से मिला था अभी जयपुर के अंदर, ही वॉज प्लानिंग दिस एंड वो अभी वो फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो उसमें आप सिर्फ 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से छोटा सा एक एज डेटा सेंटर आपके ऑफिस के अंदर 10 बाय 10 के कमरे में बना सकते हो। इट्स नॉटिंग अबाउट कि आपको बढ़िया से जनरेटर चाहिए, यूपीएस चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा 5-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और ये क्लाउड जर्नी के अंदर, एआई जर्नी के अंदर आप पैर रख सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो। सर मैंने भी थोड़ा 700-800 पॉडकास्ट कर लिए इस साल, और अरे वाह। तो आप काम तो सॉलिड कर रहे हैं। तो जितने भी फाउंडर्स हैं जो नए फाउंडर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सॉलिड मैसेज आपकी तरफ से। जितने भी नए फाउंडर्स बनना चाह रहे हैं या जितने भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ही चीज़ है कि तपना तो पड़ेगा। ठीक है, आज कोई 2 मिनट इंस्टा नूडल जैसा कोई खेल नहीं है। आजकल ना फैशन बन गया है अभिषेक कि इट्स अ कूल स्टेटस कि मैं फाउंडर हूँ, मैं सीईओ हूँ। ऐसा कूल स्टेटस नहीं पालना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को, फाउंडर को यही चीज़ बोलना चाहूँगा
कि आप है ना बने रहिए बिजनेस के अंदर, कोई भी आइडिया है उसके लिए बने रहिए। मैंने 16 साल जर्नी में या आपने भी इतने साल की जर्नी में एक चीज़ हम दोनों रिलेट कर पाएंगे कि हम टिके रहे इसलिए रिलेवेंट है। हमने भी आइडियाज़ चेंज किए होते, पिवट्स किए होते, अलग अलग चीज़ें ट्राई की होती, चलो ये नहीं चल रहा तो वो कर लेता हूँ, ये नहीं होगा तो वो कर लेता हूँ, तो हम लोग रिलेवेंट नहीं होते, आज हमारा कोई इमेज नहीं होता, हमको कोई जानते नहीं होते, राइट। तो यही यंग यंग ऑडियंस जो है और नए एंटरप्रेन्योर्स है, उनको मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि समय दीजिए। मिनिमम 5-10 साल का एक आपके पास टाइमलाइन और प्रिपेयर्ड टाइमलाइन होना चाहिए, उससे आप मतलब डेफिनेटली कोई बड़ा बिजनेस बना लोगे। देवर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। ऐसे ही बिजनेस करते रहिए, थैंक यू, बताते रहिए, बड़ा बिजनेस बनाते रहिए। श्योर, थैंक यू। फाउंडर्स टीम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।